आरक्षण अधिनियम का विशेष अदालत जो है मेरा ही न्यायालय है। इन अपराधों से संबंधित मामलों का विचारण मेरे अदालत में होता है। अब 17 साल 16 साल की लड़की है, 19 साल के लड़का 20 साल के लड़के के साथ चली गई, और सामान्यतः ऐसा होता है कि घर वालों को छिपा करके ऐसी बात होती है। लड़की अपने माता पिता को बताती नहीं है, चली गई, लड़का भी अपने माता पिता को बताया नहीं, चला गया। लड़की को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, माँ बाप स्वाभाविक रूप से ढूंढेंगे, नहीं मिलती है, थाने में जाकर के सूचना देते हैं। पुलिस वाले की यह मजबूरी है कि कोई भी नाबालिग व्यक्ति कहीं से घूमता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसको अपराध पंजीबद्ध करना आवश्यक है। तत्काल पुलिस जो अपराध पंजीबद्ध करती है, ढूंढने लग जाती है, और वो जो है नाबालिग लड़की और वो लड़का अपने प्रेम के वशीभूत होकर के, क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है, टीनेज जो है, कि केवल आदमी जो है लैंगिक आकर्षण के प्रति जो है केवल एक ही चीज दिखता है, उसको देश दुनिया बाकी भविष्य जीवन सारा चीज को भूल करके लैंगिक आकर्षण ही उसको नजर आता है। वो चले गए रहते हैं, पुलिस ढूंढ ढाड़ करके कहीं से अंबिकापुर से कहीं से उसको बरामद करती है। वहां पर इस दरमियान जो है लड़की के साथ उस लड़के के द्वारा फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिया गया रहता है। तो तत्काल पुलिस जो है 363, 366, 376 पॉक्सो का मामला रजिस्टर्ड करती है। पॉक्सो का अपराध है, ऐसा अपराध है कि यदि उसमें 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ लैंगिक प्रकृति का कोई अपराध हुआ है, फिजिकल रिलेशन हुआ है, संभोग हुआ है, तो कम से कम 20 साल की सजा है उसमें। वो लड़का 20 साल का सजा का भागीदार हो जाता है, और उसमें आसानी से न तो जमानत मिलेगी, ट्रायल चलेगा, 20 साल की सजा होगी। तो वो लड़का भी बर्बाद हो गया, उसका 20 साल की सजा हुई, मतलब पूरा जीवन जो है तबाह हो गया। इन चीजों को अपना जो लड़का है वो भी हमारे समाज का ही अंग है, लड़की भी हमारे समाज की ही अंग है। उसको सजा दे करके अपने को कोई आनंद आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कानून को तोड़ता है तो सजा देना ही पड़ेगी, क्योंकि अन्य लोग भी इससे मैसेज लेंगे और अपराध करने से बाज आएंगे। तो हमारा दायित्व तो यहाँ पर समाज के लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि टीनेजर्स के जो हमारे युवा हैं, जो लड़के लड़की हैं, इन बातों को यदि भटक रहे हैं रास्ते से, थोड़ा सा भी आभास हुआ तो उसको समझा बुझा करके इन चीजों को यदि अवगत कराएं तो हो सकता है कि भटकने से बच जाएं, और वो अपनी बालिग होने तक का इंतजार करें। यदि उनको उस संबंध को बनाए रखना है, बालिग होने के बाद यदि बालिग हो जाएं, विवाह कर लें और उस संबंध को जारी रखें तो परिवार बच सकता है। उसमें कोई बालिग होने के बाद यदि दो वयस्क व्यक्ति इस प्रकार से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन बालिग होने के पहले इस प्रकार से लड़की के साथ कोई होता है, उसको ले जाता है, शादी करता है, फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो गंभीर प्रकृति का अपराध है, फिर दंड का भागी होगा, परिवार जो है बर्बाद होंगे, व्यक्ति बर्बाद होंगे। तो इसलिए जो इनको बचाया जा सकता है कि इनको जागरूक करके, इस आशय से हम ये जो है आपको बता रहे हैं। इसका मामला का जब ट्रायल होता है तो विशेष न्यायालय में होता है, 1 महीने के भीतर उसका बयान लेना होता है, बंद कमरे में ट्रायल होता है, ताकि लड़की का आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज। होता क्या है कि जितने लोग बीमारियों से नहीं मरते हैं, जितने लोग और चीजों से नहीं मरते हैं, उतने लोग जो हमारे युवा वर्ग दुर्घटनाओं का शिकार होकर के जान दे रहे हैं। दुर्घटनाएं क्यों हो रही है सब लोगों को पता है। थोड़ा सा भी यदि सजगता बरती जाए तो इन दुर्घटनाओं से इन युवाओं को, हमारे बच्चों को जान देने से बचाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, पुलिस यदि कहीं कैंप लगाती है, कोई चेक करती है, हेलमेट नहीं लगाए हो आप, इंश्योरेंस नहीं रखे हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखे हो, पकड़ती है तो हमको जो है पीड़ा बहुत होती है। पुलिस पकड़ती है और परेशान करती है, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है। और ऐसा लगता है कि यदि पुलिस नहीं होती तो हम तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते ही नहीं, हम तो हेलमेट लगाते ही नहीं, और हम चाहे जब मन लगे दारू पी करके गाड़ी चला करके फुर हो जाते हैं। भाई, पुलिस या कानून आपको परेशान करने के लिए नहीं बनी है। इसके दूरगामी परिणाम हम नहीं समझते, जिसलिए जो हम काम करते हैं, जिसलिए कानून काम करती है। आपको हेलमेट लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि पुलिस उस हेलमेट नहीं लगाने से जुर्माना वसूल करके शासन का खजाना भरे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो विक्टिम कंपनसेशन के रूप में जो है, जो पीड़ित परिवार है उसमें करोड़ों रुपए जो है सरकार दे रही है। आपकी इन 500 रुपए 200 रुपए जुर्माने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए जो है पुलिस काम नहीं करती, बल्कि आप लोग को इसलिए सचेत करती है कि हेलमेट हम नहीं लगाते हैं
तो जो भी दुर्घटनाएं होती है, सिर में चोट लगती है, सिर में चोट लगती है, आपके ब्रेन में जो है क्लॉट जमता है, ब्लड का, रक्त का थक्का जम जाता है, तो आपको बचाना मुश्किल है, कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। और बच भी जाओगे तो कोमा में रहोगे, तो मृत प्राय जीवन यापन करोगे, तो उससे अच्छा तो मर जाए। इसलिए हम हेलमेट लगाने के लिए बोलते हैं कि सिर में कहीं चोट न लगे और इसकी जीवन बचाया जा सके। पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो आसानी से जोड़ करके आपको जीवित रखा जा सकता है, आपको फिर रिकवर किया जा सकता है। लेकिन सिर में चोट लगे, सीने में चोट लगे तो जान बचाना मुश्किल रहता है। कई युवा वर्ग जो है अपना जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं और कई घटनाएं हो रही हैं, कई लोग मरे जा रहे हैं। ये होता है कि कमाने वाला परिवार का युवा वर्ग खत्म हो जाता है, तो उसका जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कई पीढ़ियों तक उसको भुगतती है। आपको इंश्योरेंस का, गाड़ी इंश्योरेंस कराने के लिए इसलिए बोलती है कि भाई क्या होता है, आज हम चंद्रयान स्थापित कर चुके हैं चंद्रमा में, लेकिन हम आज के समय में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो जीवन वापस ला सकते हैं क्या? आज भी हम इतने जो है, हमारा विज्ञान सक्षम नहीं हुआ है कि किसी को जीवन वापस ला करके दे सकें। लेकिन जीवन तो वापस नहीं ला सकते। सामाजिक दायित्व, कानून के प्रति, कानून के दायित्व ये होता है कि जो परिवार इससे पीड़ित हुआ है उसको कुछ सहायता दे करके हमको फिर से एक अच्छे जीवन जीने के लिए जो है उसको समाज में स्थापित कर सकें। तो ऐसे जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो जिसका परिवार पीड़ित होता है, ऐसे पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति देने के लिए मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल बना हुआ है। मोटर यान दुर्घटना के जो पीड़ित लोग हैं, इसके लिए अधिकरण बना हुआ है। अधिकरण क्या होता है? वो हमारा जो अदालत होता है, यहाँ डीजे साहब का कोर्ट है और मेरा कोर्ट है, मोटर यान अधिनियम के अधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। तो जो भी ऐसे दुर्घटना से ग्रसित लोग हैं, जो उनके जो दुर्घटना के कारण से उसकी जो विधवा हो गई है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसने दुर्घटना कारित किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है मुआवजा के लिए मामला ला सकते हैं। मान लो भाई एक शिक्षक है, 50,000 रुपये तनख्वाह पा रहा है, बड़ा परिवार उसका खुशहाल जीवन यापन कर रहा है, 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, पढ़ाने जा रहा है स्कूल और एक ट्रैक्टर वाला आकर के पीछे से मार दिया और मर गया। क्या होगा उसका? वहां तो उसका आय आना बंद हो गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। तब वहां पर मोटर यान अधिकरण के समक्ष यदि मामला आता है, तो उसके जो मासिक आय है और जितने दिन तक 62 साल तक नौकरी करता, तो उसकी इनकम का कैलकुलेशन करके उसमें करोड़ों रुपए तक के उसकी विधवा और उसके बच्चों को जो है वहां पर कंपनसेशन दिलाया जाता है। यदि आप गाड़ी का बीमा कराए हो तो बीमा कंपनी उस कंपनसेशन को भुगतान करती है और आप बच जाते हो। लेकिन गाड़ी का बीमा नहीं कराया आपने, तो आपकी ट्रैक्टर बिक जाएगी और थोड़ी मोड़ी जो खेत वेत है सब बिक जाएगी और उसको वहां से वसूल किया जाएगा कुर्की करके, और उसके बाद भी नहीं दे पाओगे तो जेल जाओगे। गाड़ी चलाते हो तो शराब पी करके गाड़ी कदापि ना चलाएं। शराब आपके लिए कितना लाभदायक और कितना हानिकारक है, आप स्वयं उसको विचार करें। आप सब लोग विचारवान लोग हैं, कितना आपके लिए लाभदायक है, कितना हानिकारक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये शराब का पी करके आप गाड़ी चलाते हैं, तो ये इस प्रकार से है जैसे मानव बम जानते हैं? राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई थी, एक महिला जो अपने बम लगा करके गई थी, ब्लास्ट हुआ ना, तो मानव बम थी वो, क्योंकि उसको मरने की चिंता नहीं है। तो शराब पी करके जो व्यक्ति घर से निकलता है गाड़ी लेकर के, एक तरह से मानव बम है, ना उसको अपने मरने की चिंता है, ना सामने वाले जो जा रहे हैं समाज के निर्दोष लोग सड़क में, उसके मरने की चिंता है। तो आप मानव बम मत बनिए, शराब पी करके गाड़ी मत चलाइए। शराब पिए हैं तो अपने घर में रहिए। शराब आप अपने पैसे से पिए तो अपने घर में रहिए। शराब जो पी करके सड़क में मत गुजरिए, इसको ध्यान रखिए जो है, ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। इस शराब का एक दुष्परिणाम और भी है, ये तो दुर्घटना हो गई। यहाँ ये हमारा आदिवासी बाहुल्य एरिया है, यहाँ कोई प्लान क्राइम नहीं होता है जो मर्डर होता है। अधिकतर जो मर्डर होता है शराब के कारण से होता है। जो 60 से 70% में हत्या का मामला ट्रायल करता हूँ, देखता हूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शराब का हाथ होता है। पति शराब पी करके आया, अच्छा ये शराब के कारण मारता किसको है? अपने ही परिजन को मारता है, दूसरे को नहीं मारता है। पत्नी को मारेगा, बच्चे को मारेगा, पिता को मारेगा, थोड़ा सा आगे निकलेगा तो अपने पड़ोसी को मारेगा, उससे आगे नहीं बढ़ता है वो जो है। शराब पी करके आया,
पति पत्नी को मार डाला, पत्नी मर गई, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पति तो जेल जाएगा ही, वो बेचारे बच्चों का आपने सोचा है क्या होगा? एक 2 साल का, एक 3 साल का है, जीवन उनका क्या नरक हो गया। वो हमारे ही समान, हमारे ही बच्चे हैं ना, वो तो सोचिए उसको, जो उसके प्रति क्या होगा, किस पीड़ा से वो क्यों जन्म लिया है इस धरती पर, जो है उनकी क्या गलती थी? एक बाटल शराब ही उनकी गलती थी। सोचिए, आत्मचिंतन करिए कि ये शराब जो कहाँ ले जा रही है, और आपको लगता है तो पिए, नहीं लगता है तो बंद करिए। और आगे मैं क्या बताऊंगा जी? तो ये कोई व्यक्ति कहीं से पीड़ित है, किसी को कानूनी मदद की आवश्यकता पड़ती है, तुम्हारा विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। आप तहसील से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक अपना मामला जो है कहीं पर अपने अधिकारों के लिए जाना चाहते हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत जो है आपको वकील संबंध में लगने वाला आवश्यक व्यय है, सारा जो विधिक सेवा प्राधिकरण व्यय करता है। आपको किसी को कोई परेशानी है, कोई कानूनी सहायता लेनी है, कुछ भी लेना है, तो हमारे जो जज साहब हैं, सचिव महोदय है, उनके पास जाकर के आप अपनी पीड़ा बता सकते हैं और विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तेज धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, बताने के लिए तो बहुत सारा चीज है, तो काफी समय से धूप में बैठे हुए हैं और आप लोग